Okay, so good morning to all of you. So this is our seventh lecture of unit third, that is fluid dynamics, under the subject fluid mechanics ME 404. Okay, so in last class, in previous class, what we have studied, हमने क्या देखा था? What is drag force and what is lift force? हमने देखा था कि जब कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर होती है, सबमर्ज होती है, अगर दोनों में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है, either it is a fluid or it is a body, दोनों में कोई किसी प्रकार की कोई रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है, तो क्या होगा? देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ फोर्स, देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स। दो टाइप के फोर्स उस बॉडी में लगते हैं, ड्रैग फोर्स या लिफ्ट फोर्स। ठीक है, तो हमने देखा था ड्रैग फोर्स क्या होता है, जो बॉडी को आगे की तरफ लेके जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। ठीक, और लिफ्ट फोर्स होता है जो बॉडी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराता है इन द डायरेक्शन ऑफ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो दो टाइप के मोशन हमने देखे थे। उसके बाद हमने ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला देखा था। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है Fd इज इक्वल टू CD A रो U स्क्वायर बाय 2, और लिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है CL A रो U स्क्वायर बाय 2, जिसमें CD और CL क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। A is area of body which is projected area, U is velocity of fluid, जो फ्लूइड मूव कर रहा है, rho is density, okay, and A is not only area, A is projected area। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एरिया हमको ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्टेड एरिया की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया आप लोगों को पता है, हमने हाइड्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी इसको पढ़ चुका है। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है FR अंडर रूट स्क्वायर ऑफ ड्रैग फोर्स प्लस स्क्वायर ऑफ लिफ्ट फोर्स। ये सब हमने देखा था और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। अब हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल में आते हैं। व्हाट इज आवर सेकंड न्यूमेरिकल? अ फ्लैट प्लेट 1 मीटर बाय 1 मीटर। तो ये देखिए 1 मीटर बाय 1 मीटर मतलब एरिया दे दिया, मूव्स एट 6.5 मीटर पर सेकंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 6.5 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। एक प्लेट है जो मूव कर रही है। कंप्यूट द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट व्हेन द सराउंडिंग फ्लूइड इज। अब देखिए हमको क्या करना है? रेजिस्टेंस पता करना है। रेजिस्टेंस पता करना है मतलब हमको ड्रैग फोर्स पता करना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? ड्रैग फोर्स। यहाँ पे लिफ्ट फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको ड्रैग फोर्स निकालना है। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट पूछा है कि प्लेट किसी फ्लूइड में मूव कर रही है, तो जो आजू बाजू के जो फ्लूइड है, उस प्लेट के आजू बाजू में जो फ्लूइड है, वो उसको कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक क्या रहे हैं। तो आगे बढ़ने से कौन सा फोर्स रोकेगा? ड्रैग फोर्स रोकेगा, जो उसको ड्रैग करेगा। ठीक, अब सराउंडिंग फ्लूइड इज, अब देखिए दो केस है यहाँ पे, एक बार सराउंडिंग फ्लूइड है एयर और एक बार सराउंडिंग फ्लूइड है वाटर, और दोनों की डेंसिटी हमको दिया हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग हमको करना है 1.15 कंसीडर करना है सीडी की वैल्यू। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ड्रैग फोर्स फॉर एयर, सबसे पहले अपन एयर के लिए निकालेंगे, केस 1 करेंगे सॉल्व। तो फॉर्मूला हमको पता है, एफडी क्या होता है? CD A रो U स्क्वायर बाई 2, यही फॉर्मूला यूज होगा। CD की जगह में 1.15, एरिया की जगह में 1 into 1 मींस 1 मीटर स्क्वायर, डेंसिटी की जगह में एयर की डेंसिटी आएगी 1.2, वेलोसिटी 6.5, सभी वैल्यू रखेंगे अपन, तो हमको ड्रैग फोर्स मिल जाएगा 61.71 न्यूटन। ठीक, सिमिलरली हम ड्रैग फोर्स निकालेंगे वाटर के लिए। डिफरेंस क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आएगा डेंसिटी में, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे डेंसिटी हमने एयर की 1.2 ली है, यहाँ पे वाटर की डेंसिटी हमको 1000 लेनी पड़ेगी। और जब हमने सॉल्व किया इसको, तो हमको बहुत ही आसानी से मिल गया ड्रैग फोर्स 24293.75 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमको ड्रैग फोर्स मिल गया है। अब आप लोग ये देखिए कि जो वाटर में जब प्लेट मूव करेगा तो ज्यादा ड्रैग फोर्स रहेगा, और जब एयर में जब प्लेट मूव करेगा तो ड्रैग फोर्स कम रहेगा। ऑब्वियसली बिकॉज वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, वाटर ज्यादा फोर्स लगाएगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा प्लेट को मूव होने में। ठीक, तो यहाँ पे आया ऑब्वियसली वाटर ऑफर्स मच ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द प्लेट। क्लियर है? ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी। क्लियर है? हेलो
ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन आते हैं। देखिए ये सब प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अब जो तीनों प्रॉब्लम अपन पढ़ेंगे बड़े मजेदार प्रॉब्लम है, तीनों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ठीक, अ ट्रक हैविंग अ प्रोजेक्टेड एरिया, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टेड एरिया स्पेसिफाई किया है कि एक ट्रक है जिसका प्रोजेक्टेड एरिया है 12 मीटर स्क्वायर, ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रक की स्पीड दे दी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। ठीक, मैंने कल बताया था मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। हैज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2943 न्यूटन। जब ट्रक मूव कर रही है इतनी स्पीड से, तो उसको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, 2943 न्यूटन रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक, आउट ऑफ दिस 25% इज ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन। ये जो 2943 रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको, इतने न्यूटन का रेजिस्टेंस मिल रहा है, ट्रक आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस जो मिल रहा है, उसको रुकावट जो मिल रही है वो 2943 न्यूटन की है, जिसमें से 25% रोलिंग फ्रिक्शन के कारण है और 15% सरफेस फ्रिक्शन के कारण। रोलिंग फ्रिक्शन और सरफेस फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन टायर में रहेगा, सरफेस फ्रिक्शन उसके पूरे के पूरे सरफेस में रहेगा। द रेस्ट इज ड्यू टू फॉर्म ड्रैग, और बचा हुआ जो है 25 + 15 40 हो गया, 40% ये दोनों के कारण है, बचा हुआ 60% किसके कारण है, ड्रैग के कारण, ड्रैग फोर्स के कारण। ठीक, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। अब यहाँ पे हमको कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकालना है, CD, इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन 1.25 kg/m3। ठीक है, बहुत ही आसान है। अभी तक हम ड्रैग फोर्स निकालते थे, अब हम कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकालेंगे। तो एरिया दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, उसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो हमको मिल गई 16.66 न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। ओके, टोटल रेजिस्टेंस 2943 दिया हुआ है, और 25% रोलिंग के कारण है, 15% सरफेस टेंशन के कारण है। तो रोलिंग फ्रिक्शन कितना हो गया, 25/100 × 2943, एंड सरफेस फ्रिक्शन कितना हो गया, 15/100 × 2943। तो दोनों ही केस में हमको फ्रिक्शन की वैल्यू पता लग गई, 735.75 न्यूटन एंड 441.45 न्यूटन। अब जितना बचा हुआ है दैट इज 60%, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 60% ऑफ 2943, या अब हम ड्रैग फोर्स कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस माइनस रोलिंग फ्रिक्शन रेजिस्टेंस माइनस सरफेस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ठीक, तो हमको ड्रैग फोर्स कितना मिल गया, 2943 माइनस 735.75 माइनस 441.45, दैट इज 1765.8 न्यूटन। ये हमारा आ गया ड्रैग फोर्स। जैसे ही हमारा ड्रैग फोर्स आया, हमारा काम बहुत आसान हो गया। यही अलग से चीज थी न्यूमेरिकल की, यही नई चीज थी न्यूमेरिकल की। अब हम सीधा सीधा ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमको पता है। यहाँ पे हमको ड्रैग फोर्स पता है, प्रोजेक्टेड एरिया दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर 1.25, वेलोसिटी 16.66, एक ही अननोन है CD। उस CD की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, और अभी हमारी आई CD की वैल्यू 0.848 आई। ठीक है, क्लियर है ये प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। ओके, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है इसके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन। ये वाला प्रॉब्लम एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसको थोड़ा और अच्छे से ध्यान से पढ़िए। A man descends to the ground from an aeroplane with the help of parachute against the resistance of air. एक बंदा एरोप्लेन से जंप किया विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, पकड़ के उसने जंप किया, और वो धीरे धीरे कहां पे आ रहा है, नीचे ग्राउंड की तरफ आ रहा है। और जब वो नीचे ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो उसको नीचे आने में रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, एयर, जो सराउंडिंग एयर है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, द शेप ऑफ द पैराशूट इज स्फेरिकल ऑफ 2 मीटर डायमीटर। जो पैराशूट है, हमने देखा है पैराशूट स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक, वो स्फेरिकल शेप का है और उसका डायमीटर है 2 मीटर। ठीक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पैराशूट विद व्हिच इट कम्स डाउन। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एयर तो स्टेशनरी है, एयर में कोई मोशन नहीं हो रहा है, कंसीडर करना है हमको कि एयर इज स्टेशनरी, लेकिन जो पैराशूट नीचे की तरफ आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। अब टोटल वेट ऑफ द मैन एंड पैराशूट इज 1 किलोन्यूटन। मैन का वेट और पैराशूट का वेट मिला के टोटल वेट कितना है, 1 किलोन्यूटन। एयर की डेंसिटी 1.25 kg/m3 एंड कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 0.5।
हमको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको लिफ्ट फोर्स नहीं निकालना है, हमको सिर्फ ड्रैग फोर्स निकालना है, कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो हमको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ मैन एंड पैराशूट डब्ल्यू हमको 1000 न्यूटन पता लग गया, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। पैराशूट का डायमीटर हमको पता लग गया, दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ये चार चीजें हमको दी हुई है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है। ठीक, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझने वाली चीज है। व्हेन द पैराशूट विद द मैन कम डाउन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पैराशूट और आदमी जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से धीरे 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 नीचे आ रहे हैं, द ड्रैग रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ मैन एंड पैराशूट। वो जो ड्रैग फोर्स लग रहा है, जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो उसको नीचे आने से रोक रहा है, वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ मैन एंड पैराशूट। क्योंकि जो मैन और जो पैराशूट के साथ मैन नीचे आ रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो एक ही वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन दोनों नहीं है, मतलब उसमें नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और वो वेट के कारण वो कंटिन्यूअसली नीचे आते जा रहा है, और वो जो ड्रैग फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द मैन एंड पैराशूट। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ड्रैग फोर्स मिल जाएगा 1000 न्यूटन, क्योंकि 1000 न्यूटन इज द वेट ऑफ मैन प्लस वेट ऑफ पैराशूट। ठीक, तो हमको ड्रैग फोर्स एफ डी की वैल्यू मिल गई 1000 न्यूटन। प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, हेमिस्फेरिकल है, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा वो हैविंग डायमीटर डी, क्योंकि जब हम उसको पैराशूट को नीचे से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, और हमको क्या लेना है यहाँ पे, प्रोजेक्टेड एरिया ही लेना है, तो क्या हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर। ठीक, क्या हुआ ये, ठीक है, तो अगेन हमको इस प्रॉब्लम में एफ डी मिल गया है। ठीक, एफ डी 1000 न्यूटन, सी डी दिया हुआ है 0.5, प्रोजेक्टेड एरिया π/4 डी स्क्वायर से निकालेंगे, डेंसिटी एयर की दी हुई है 1.25, वेलोसिटी दी निकालना है हमको कि किस वेलोसिटी से वो नीचे आएगा, तो सभी चीजें रखेंगे अपन, 1000 0.5 π/4 डी स्क्वायर, डायमीटर 2 मीटर दिया हुआ है, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमको यू मिल जाएगा 31.62 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इस प्रॉब्लम में, और लॉजिक तो मैंने बता दिया आप लोगों को। क्या होगा, यहाँ पे लॉजिक इतना ही है कि वेट दिया हुआ है मैन और पैराशूट का, एंड दैट विल बी इक्वल टू द ड्रैग फोर्स। ठीक है, अगर हम ये चीज नहीं कर पाए तो ये क्या होगा, ये इस चीज में इस फॉर्मूले में दो अननोन हो जाएंगे, वेलोसिटी और ड्रैग फोर्स, और हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये लॉजिक हमको लगाना है। क्लियर है वाला प्रॉब्लम? यस सर। चलिए अब हम एक लास्ट प्रॉब्लम में आते हैं, इसके बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है इसलिए अपन थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं इसको। लास्ट प्रॉब्लम में आते हैं अपन इसके, पतंग पतंग सब उड़ाए हुए हैं। ठीक, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी इसमें। इसमें क्या बोल रहा है, अ काइट ऑफ डायमेंशन 0.9 इंटू 0.9, काइट का डायमेंशन दे दिया है। ठीक, मतलब एक स्क्वायर शेप की काइट है जो कि हमको रोम्बस दिखती है, जब हम उसको टिल्ट कर देते हैं तो डायमंड शेप की दिखती है, लेकिन अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, उसका जो डायमेंशन है 0.9 इंटू 0.9, वेइंग 7.5 न्यूटन, और उसका वेट कितना है, 7.5 न्यूटन है, और जब वो उड़ रही है तो वो हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए ये फिगर मैंने बना दिया, ये जो ये वाली जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, थोड़ी डार्क लाइन, ये काइट है। ठीक, मैंने इसका साइड व्यू बनाया है, ये इस तरह से उड़ रही है, जब मैं इसको नीचे से देखूंगा तो मुझे पूरी काइट दिखेगी। ठीक, लेकिन मैंने इसका साइड व्यू बनाया है, और साइड व्यू ऐसा है कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 10 डिग्री। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो मुझे वहां पे 10 डिग्री एंगल मिलेगा। ठीक, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है जिससे हम पतंग उड़ा रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक, एट दिस पोजीशन ड्रैग एंड लिफ्ट कोएफिशिएंट CD और CL की वैल्यू दी हुई है 0.6 और 0.8। अब हमको क्या निकालना है, मेक कैलकुलेशन फॉर विंड स्पीड, किस रफ्तार से हवा बह रही है ये हमको निकालना है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, T की वैल्यू निकालना है, इफ द एयर डेंसिटी इज 1.2 kg पर मीटर। तो ये देखिए ये फिगर क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, ये फिगर हमको बनाना पड़ेगा ताकि हमारा प्रॉब्लम आसान हो। ठीक, ये फिगर मैंने
अपने हाथ से बनाया और उसकी फोटो खींच के डाला है यहाँ पे। तो ये हमारी काइट है, ठीक। ये धागा है हमारा जिससे हम उड़ा रहे हैं, ये साइड व्यू है, ध्यान रखिए, इसलिए हमको एक स्ट्रेट लाइन टाइप की दिख रही है। ये जो काइट है ये हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री का एंगल बना रही है, और स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक। काइट का वेट दिया हुआ है 7.5 न्यूटन, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक। काइट जो एयर है उसकी वेलोसिटी हमने कंसीडर किया, दैट इज यू, ठीक। तो दिस फिगर इंडिकेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द काइट टेकन एज अ फ्री बॉडी। अगर मैं इस काइट को फ्री बॉडी एक्ट करूंगा तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक फोर्स तो लगेगा वेट, जो कि नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, ठीक। दूसरा फोर्स लगेगा टेंशन, काइट का टेंशन, ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ड्रैग फोर्स निकालते हैं। ड्रैग फोर्स क्या होता है? हमेशा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे जो एयर है उसकी डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल है, तो ड्रैग फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। अब जब ड्रैग फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखेगा तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन लग रहा है और एक वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो जो ये वेट परफेक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ भी नहीं होगा, ये इसका पूरा का पूरा क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा। लेकिन जो ये काइट का जो टेंशन लग रहा है इसकी धागे में, पतंग उड़ाने वाले धागे में जो टेंशन लग रहा है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? टी कॉस 45, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी साइन 45, ठीक है। तो जो एफ डी है, जो फोर्स ड्रैग है, वो किसके बराबर हो जाएगा? इस टेंशन फोर्स के, इस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके बराबर हो जाएगा। तो एफ डी क्या मिल जाएगा हमको? टी कॉस 45, जो इसको ड्रैग कर रहा है, ये हवा के कारण उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। अब हमको ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला पता है, सी डी ए रो यू स्क्वायर बाई 2। तो सी डी हमारे को दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 0.6, एरिया दिया हुआ है 0.9 इंटू 0.9, डेंसिटी दिया हुआ है 1.2, यू हमको पता करना है। तो एफ डी हो गया हमारा ये, और एफ डी की जगह में हमने टी कॉस 45 रख दिया, क्योंकि हमने पहले निकाला है कि एफ डी क्या होगा? टी कॉस 45। तो ये हमको मिल गया इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में देखिए दो अननोन है, यू और टी। हमको निकालना क्या है? यू निकालना है, एयर की वेलोसिटी। तो हमको इक्वेशन 1 मिल गया। अब एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हमको एक और इक्वेशन लगेगा। और वो इक्वेशन कहाँ से आएगा? लिफ्ट फोर्स से आएगा। ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया? ड्रैग फोर्स से आया। दूसरा इक्वेशन आएगा लिफ्ट फोर्स से। तो अब लिफ्ट फोर्स में भी हम इक्वेशन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो वहां पे हमारे पास दो फोर्सेस, तीन टाइप के फोर्सेस रहेंगे। एक तो लिफ्ट फोर्स के कारण CL FA रो यू स्क्वायर बाई 2, एक इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, और एक ये जो वेट है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। जो स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है, तो स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन क्या है? टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बेस, तो ये टेंशन का डायरेक्शन है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन ये हुआ था, तो वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा कुछ होगा, ठीक। तो जो सॉरी हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन टेंशन का ऐसा होगा, और वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इसमें देखिए दो फोर्स कौन कौन से लगेंगे? वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और टेंशन का, ये जो टेंशन टी है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है टी साइन थीटा, ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, ठीक। तो जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या होगा? जब हम फोर्स बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे, तो लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ टेंशन, सरफेस टेंशन, स्ट्रिंग टेंशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ, प्लस वेट ऑफ काइट, प्लस वेट ऑफ काइट, ठीक। इसको क्लियर करो। तो ये दोनों, और लिफ्ट फोर्स हमको पता है एफ एल इज इक्वल टू सी एल ए रो यू स्क्वायर बाई 2 भी होता है। तो यहां से हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में टी साइन 45 डिग्री प्लस 7.5, और यहाँ पे आ जाएगा सी एल ए रो यू स्क्वायर बाई 2। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे और यहाँ पे सी एल ए रो की सबकी वैल्यू रखेंगे, तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा टी साइन 45 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 9.9.9, 1.2 एयर की डेंसिटी है, यू स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक। ये 7.5 को हम राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, तो हमको एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन 2, दैट इज टी साइन 45 समथिंग यू स्क्वायर माइनस 7.5, ठीक है। तो ये हमको दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए, जैसे ही हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में
डिवाइड कर देंगे, ठीक, जब जैसे ही हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे या हम इसको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है t sin 45 और t cos 45 सेम होगा, क्योंकि sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक, sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, t और t आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को हमने जैसे इक्वेट किया इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, तो हमको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा u is equal to 8.287 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे को दो चीज निकालना था इसमें, एक वेलोसिटी निकालना था और एक सरफेस टेंशन निकालना था। वेलोसिटी हमारी आ गई 8.287 मीटर पर सेकेंड और टेंशन आ गया हमारा, जैसे हम कोई भी इक्वेशन 1 में रखिए इक्वेशन 2 में रखे, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारी चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि छोटा सा इक्वेशन है, तो हमने इक्वेशन 1 में रख दिया तो हमको t की वैल्यू मिल गई 31.82, cos 45 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन आप देखिए 0.3276 इंटू यू स्क्वायर, यू हमने अभी निकाला है, cos 45 डिवाइड कर देंगे तो हमको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी 31.82 न्यूटन। क्लियर है ये प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, इसको एक प्रॉब्लम देख लेंगे, सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है आप लोगों को नोट्स में, पूरी नोट्स में 3-4 प्रॉब्लम और है इसके अलावा, तो आप सभी प्रॉब्लम को अच्छे से देखिए, सभी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक प्रॉब्लम आएगा इसमें से 100% आएगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया पूरा ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स का। एक लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज स्ट्रीमलाइन एंड ब्लफ बॉडीज, तो इसको भी अपन देख लेते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है और ब्लफ बॉडी क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो देखिए स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइंड एज दैट बॉडी whose surface coincide with the streamline। अब स्ट्रीमलाइन आप लोगों को पता है, हमने यूनिट 2 में पढ़ा है, when the body is placed in the flow, ऐसी बॉडी का शेप अगर वो फ्लूइड के स्ट्रीमलाइन के साथ कोइंसाइड कर देता है तो हम उसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। अब देखिए ड्रैग क्या है, ड्रैग जो वर्ड है, ड्रैग फोर्स मतलब क्या है, वो एनर्जी का लॉस है, एनर्जी का लॉस है। जब गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है और उसको एयर का रेजिस्टेंस मिल रहा है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली क्या होगी, स्लो हो जाएगी। देखिए ट्रक जो होती है, एक जो ट्रक होती है उसका जो फ्रंटल एरिया सामने का एरिया होता है वो डब्बे टाइप का होता है, ठीक, लेकिन जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड कार होती है उसका जो सामने का एरिया बॉक्स टाइप का नहीं होता, उसको एक पर्टिकुलर एक शेप दिया जाता है ताकि एयर का रेजिस्टेंस कम से कम हो और उसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो ड्रैग क्या है, एक प्रकार का लॉस ऑफ एनर्जी है, और उस लॉस ऑफ एनर्जी को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम अपनी बॉडी, जो भी बॉडी है उसको इस तरह से डिजाइन करें कि जब वो मूव कर रही है तो उसमें ड्रैग फोर्स कम से कम लगे और वो स्ट्रीमलाइन हो, मतलब उसमें ड्रैग फोर्स कम से कम लगे। देखिए ये एग्जांपल है स्ट्रीमलाइन बॉडी का, एयर आएगी वो एक स्ट्रीमलाइन होते हुए चले जाएगी, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन वही एक दूसरा होता है ब्लफ बॉडी, ब्लफ बॉडी में क्या होता है, एयर वो जैसे ट्रक का जो मैंने एग्जांपल दिया, सामने में फ्रंटल एरिया ज्यादा है, एयर आएगी उससे टकराएगी और उसको रोकने की कोशिश करेगी, हालांकि ट्रक आगे बढ़ेगी लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा उसको मिलेगा। अब ये स्ट्रीमलाइन अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द बॉडी इज प्रोवाइडेड विद राउंडेड लीडिंग एज, जो सामने वाला एज होता है उसको शार्प ना करके हम राउंड कर देते हैं ताकि जब एयर आके उससे टकराए तो क्या हो, उससे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाए, वो उसको इंपैक्ट करके रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करे, ठीक है। इज इलोंगेटेड अलोंग द फ्लो डायरेक्शन एंड इज गिवन अ जेंटल कर्वेचर, ठीक। तो हम शेप इस तरह से बनाते हैं कि जो एयर का रेजिस्टेंस है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो जो फ्लूइड का रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो। आप देखिए कोई भी एरोप्लेन भी सामने से कॉनिकल शेप की होती है, उसको फ्लैट शेप क्यों नहीं बनाते, क्योंकि जब वो ट्रेवल करेगी तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स होगा, क्योंकि एफ डी इज प्रोपोर्शनल टू द यू स्क्वायर, एफ डी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रंटल एरिया ए स्क्वायर प्रोजेक्टेड एरिया, तो एरिया जितना ज्यादा रहेगा ड्रैग फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी ड्रैग फोर्स उतना ज्यादा रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो उसका फ्रंटल एरिया है उसको कम से कम कर रहे हैं ताकि ड्रैग फोर्स हमारा कम से कम हो जाए, ठीक है। ब्लफ बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी की जस्ट अपोजिट होती है ब्लफ बॉडी। ब्लफ बॉडी इज डिफाइंड एज दैट बॉडी हुज सरफेस डज नॉट कोइंसाइड विद स्ट्रीमलाइन व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्लो। जब भी हम उसको प्लेस करते हैं
तो वो स्ट्रीम लाइन पे कॉन्साइड नहीं करती है, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लफ बॉडी। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ब्लफ बॉडी। ठीक है, अब इसमें जो बाकी चीजें लिखी है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन, या आप लोगों को अभी क्लियर नहीं होगा। बाउंड्री लेयर सेपरेशन में थोड़ा सा बताता हूँ। अभी बाउंड्री लेयर सेपरेशन मतलब होता है कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर से फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है, तो जब फ्लूइड पूरी की पूरी तरह से उससे स्टिक करके ट्रेवल करेगा तब तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा एब्रप्ट एरिया आ जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड आया, ये इससे पूरे समय कांटेक्ट में और जब वो निकल रहा है तो बहुत छोटा सा पोर्शन ऐसा है जहाँ पे कांटेक्ट उसका छूटा, लेकिन वहीं पे जो, तो यहाँ पे जो वेग का जनरेशन होता है, वेग का, वो बहुत कम होता है। लेकिन वहीं पे मैंने एक ऐसी बॉडी ले लिया जो फ्लैट सरफेस है, एकदम प्लेट टाइप की रख दिया और फ्लूइड वहां पे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे फ्लूइड आया, वो इस तरह से जा रहा है, और यहाँ पे फ्लूइड का कांटेक्ट बॉडी से छूट गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे वेग का जनरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। ठीक, तो ऐसी बॉडीज में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती है एयर को, और एयर भी उतना ही फिर फोर्स उसके ऊपर लगाती है। ठीक, आप इसका एग्जाम्पल करके देख सकते हैं आराम से। एक पतंग है, पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग फ्लैट सरफेस में होती है, इसलिए उसको ज्यादा ड्रैग होता है और वो क्या होती है, उड़ पाती है। वहीं आप एक एक सिंपल से कागज को उड़ाने की कोशिश करिए, लंबी सी एक कागज की स्ट्रिप लीजिए, उसको उड़ाने की कोशिश करिए, वो स्ट्रीम लाइन रहती है, वो नहीं उड़ेगी पतंग जैसे, वो क्या होगा, गिर जाएगी नीचे। क्यों? क्योंकि उसको ड्रैग और लिफ्ट फोर्स मिल ही नहीं रहा है कि वो ऊपर जाए, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ही उतना नहीं है इसको सफिशिएंट ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स मिल सके। तो कई जगह ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स इंपॉर्टेंट होता है, कई जगह ड्रैग फोर्स ड्रॉबैक भी होता है। अगर ड्रैग फोर्स या लिफ्ट फोर्स नहीं रहेगा तो पतंग नहीं उड़ेगी, और यही सब फोर्स नहीं रहेगा तो कोई भी मूवमेंट जो हवा में हो रहा है, कोई भी बॉडी का मूवमेंट या फ्लूइड का, वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी और ब्लफ बॉडी का ये छोटी सी थ्योरी है, ये आप लोगों को एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में 3 या 4 नंबर की पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के नोट्स में भी अवेलेबल है। इसके अलावा इस यूनिट में, थर्ड यूनिट में इतना ही है। दिस कंप्लीट्स आवर यूनिट 3। ठीक है, तो यूनिट 3 को मैं एक बार पूरा समाप्त कर रहा हूँ कि हमने यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने यूनिट 3 में पढ़ा कि जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उसमें कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, तो हमने 5 टाइप के फोर्स देखे थे। ठीक, हम एक एक टाइप का फोर्स को हटाते जा रहे थे तो हमारा इक्वेशन छोटा होते जा रहा था, और फाइनली जब हमने सिर्फ 2 फोर्स कंसीडर किया, कौन कौन सा, बॉडी फोर्स और प्रेशर फोर्स, तब जब हमको इक्वेशन मिला तो हमने उस इक्वेशन को बोला यूलर्स इक्वेशन। फिर हमने उस इक्वेशन को डिराइव किया फॉर अ वन डायमेंशनल फ्लो अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, और उस इक्वेशन से फिर हमने बर्नौलीज इक्वेशन को डिड्यूस किया। ठीक, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। दूसरा, फिर हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ा, बर्नौलीज थ्योरम को दूसरे मेथड से डिराइव किया। ठीक, उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किया। फिर हमने देखा बर्नौलीज जो इक्वेशन है वो रियल फ्लूइड के लिए क्या होगा, उसमें लॉसेस भी आएंगे, उसको भी देखा, और उससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट इज मोमेंटम प्रिंसिपल। ठीक है, जब भी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो अगर पाइप में बेंड आ रहा है तो फ्लूइड पाइप के ऊपर भी फोर्स लगाता है, और पाइप भी फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाता है। तो हमने दोनों फोर्स की वैल्यू देखी है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा वो देखा, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो देखा, एक छोटा सा डेरिवेशन भी किया था उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, दोनों ही अलग टाइप के न्यूमेरिकल थे। और आप लोगों को जो मैंने नोट्स दिया है उसमें 1-2 न्यूमेरिकल और है, उसको भी सॉल्व करके आप लोग देखिए। ठीक, उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था, मोमेंट ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। ठीक, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन किया था, और उसका एप्लीकेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल किया था, स्प्रिंकलर, लॉन स्प्रिंकलर। ठीक, उसमें हमने लॉन स्प्रिंकलर की वर्किंग देखा था, कैसे वर्क करता है, और उसमें हमने उसकी एंगुलर स्पीड भी निकाला था। फाइनली हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट में आए थे, ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स। वहां पे हमने देखा था कि कोई भी बॉडी अगर सबमर्ज्ड है किसी फ्लूइड के अंदर, तो उसमें ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स लगता है, उसमें टोटल फोर्स होता है, उसका रिजल्टेंट फोर्स होता है √FD² FL²। FD और FL क्या होता है उसको पूरा डिटेल में हमने देखा था। ठीक,
उसको डिटेल में देखने के बाद उसका डेरिवेशन भी हमने किया था, ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स का, और फाइनली एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसका, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला वी हैव सॉल्व्ड 5 डिफरेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल को देखने के बाद हमने बॉडीज देखा, दो टाइप की बॉडीज, दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड ब्लफ बॉडीज। और ये दोनों बॉडीज का क्या विशेषताएं हैं, हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो हमको स्ट्रीमलाइन, जितना ज्यादा स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम मिलेगा हमको, और उतना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो जो रेसिंग कार्स होती है, एरोप्लेन होती है, वो सब क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बनाने की कोशिश की जाती है ताकि उसकी स्पीड हम बढ़ा सके और फ्यूल एनर्जी को बचा सके। ठीक है, तो ये तो था भाई यूनिट 3 से रिलेटेड। ठीक, आप लोग पढ़िए इसको, नोट्स से पढ़िए। ठीक, और मैं कल ये जो भी